थ्योरी या फ्यूचर पॉसिबिलिटीज की बात करने से पहले एक चीज से शुरू करते हैं जो काफी रियल है और काफी अनकंफर्टेबल भी। जरा देखिए दुनिया पावर को कैसे रिएक्ट करती है। जब कोई पावरफुल कंट्री अग्रेसिव एक्शन लेती है तो ग्लोबल रिस्पॉन्स अक्सर मेजर्ड होता है, कॉशियस होता है, ऑलमोस्ट रिस्ट्रेन्ड। स्टेटमेंट्स आते हैं, कंसर्न्स एक्सप्रेस होते हैं, वार्निंग्स दिए जाते हैं, लेकिन रेयरली ऐसा होता है कि तुरंत पनिशमेंट या आइसोलेशन हो, जैसे छोटी या कम पावरफुल कंट्रीज के साथ होता है। इस थॉट को याद रखिए क्योंकि हम इस पर वापस आएंगे। अब पहले देखते हैं वेनेजुएला के बारे में जो क्लेम्स और रिपोर्ट सामने आ रही हैं। वेनेजुएला और क्यूबा के ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग एक अलेज्ड यूएस ऑपरेशन के दौरान लगभग 30 रात वेनेजुएलन सोल्जर्स और करीब 30 क्यूबन मिलिट्री पुलिस ऑफिसर्स की मौत हुई। जब सिविलियंस को इंक्लूड किया जाता है तो वेनेजुएला का कहना है कि टोटल डेथ टोल 50 से आधा सत के बीच हो सकता है, जिसमें लगभग 20 से 25 सिविलियंस भी शामिल हैं। ये नंबर्स इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं किए गए हैं, लेकिन रीजन में टेंशन का स्केल जरूर दिखाते हैं। यहीं से एक ऑब्वियस क्वेश्चन उठता है, क्यूबन मिलिट्री और पुलिस पर्सनल वेनेजुएला में थे ही क्यों? जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है उसके मुताबिक वेनेजुएला ने ऑफिशियली उनकी प्रेजेंस रिक्वेस्ट की थी। लैटिन अमेरिका में यह अनकॉमन नहीं माना जाता कि अलाइड कंट्रीज सिक्योरिटी असिस्टेंस के लिए अपनी फोर्सेस डिप्लॉय करती हैं। वेनेजुएला ने काफी टाइम से क्यूबा को एक क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में प्रोजेक्ट किया है, जो इंटरनल स्टेबिलिटी और इंटेलिजेंस सपोर्ट में मदद करता है। लेकिन सिचुएशन यहीं पर खत्म नहीं होती। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहली बार एक यूएन ह्यूमन राइट्स ऑफिशियल ने ओपनली अमेरिका के अलेज्ड एक्शंस पर कंसर्न रेज किया और कहा कि ऐसे मिलिट्री ऑपरेशंस इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स प्रिंसिपल्स के खिलाफ जा सकते हैं और ग्लोबल इंस्टेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। यूएन ह्यूमन राइट्स ऑफिस के एक स्पोक्सपर्सन के स्टेटमेंट्स भी कोट किए गए, जिसमें दूसरे कंट्रीज से रिस्ट्रेंट और यूनिटी की अपील की गई। और फिर डिस्कशन का फोकस अचानक शिफ्ट हो जाता है ऑयल पैराग्राफ। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डोनाल्ड ट्रंप ने एक मैसेज पोस्ट किया जिसने इंटरनेशनल अटेंशन को ऑलमोस्ट तुरंत रिडायरेक्ट कर दिया। क्लेम यह किया गया कि वेनेजुएला की इंटरिम लीडरशिप यूनाइटेड स्टेट्स को 30 से 50 मिलियन बैरल्स हाई क्वालिटी ऑयल सप्लाई करेगी। ये ऑयल रिपोर्टेडली सैंक्शन्ड फ्रेमवर्क के अंदर मार्केट प्राइस पर बेचा जाएगा, लेकिन रेवेन्यू के मैनेजमेंट और ओवरसाइट पर यूएस इन्फ्लुएंस होगा। जस्टिफिकेशन ये दिया गया कि इस अरेंजमेंट से वेनेजुएला के लोगों और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों को बेनिफिट होगा। जब डिप्लोमेटिक लैंग्वेज हटा दी जाए तो मैसेज काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है। रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करो, बेचो, रेवेन्यू पर कंट्रोल मैकेनिज्म्स रखो और डिसाइड करो कि पैसा कैसे यूज होगा। इसीलिए ऑयल इस पूरी डिस्कशन के सेंटर में आ जाता है और यहीं एक और लेयर ऐड होती है। रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट करती हैं कि ट्रंप मेजर एनर्जी कंपनीज जैसे शेवरॉन, फिलिप्स और एक्सॉन मोबिल के साथ हाई लेवल मीटिंग्स प्रिपेयर कर रहे थे। ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल और गैस कॉर्पोरेशंस में से हैं। शेवरॉन का वेनेजुएला में पहले से ऑपरेशनल हिस्ट्री रही है। बाकी कंपनीज के बारे में कहा जा रहा है कि वो अपनी इन्वॉल्वमेंट एक्सपैंड करने के लिए रेडी हैं अगर पॉलिटिकल कंडीशंस अलाउ करें। इस नैरेटिव में ये मीटिंग्स कोइंसिडेंस नहीं लगती, बल्कि पॉलिटिकल पावर और एनर्जी इंटरेस्ट्स के बीच एक ब्रॉडर अलाइनमेंट के रूप में देखी जाती हैं। इसकी इंपॉर्टेंस समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ता है। वेनेजुएला ने पास्ट में अपने ऑयल एग्रीमेंट्स को रीस्ट्रक्चर किया और अपने रिजर्व्स को नेशनलाइज किया। 1906-7 से पहले अमेरिकन कंपनीज स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स के अंडर ऑपरेट करती थी। उसके बाद वेनेजुएला ने ऑयल सेक्टर को पूरी तरह नेशनल कंट्रोल में ले आया। ह्यूगो चावेज और बाद में निकोलस मदुरो के दौर में अमेरिकन कॉर्पोरेट एक्सेस और रिस्ट्रिक्ट होता चला गया। इस आर्ग्यूमेंट के अकॉर्डिंग अमेरिकन कंपनीज ने लॉन्ग टर्म कमर्शियल लॉसेस फेस किए, चाहे इंटरनेशनल लॉ के अंडर कॉम्पेंसेशन दिया गया हो। पॉलिटिकल प्रेशर और सैंक्शंस कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुए और अब क्रिटिक्स के मुताबिक कंट्रोल इनडायरेक्ट रहने के बजाय ज्यादा ओपनली असर्ट किया जा रहा है। वेनेजुएला के अंदर मैसेजिंग और कॉम्प्लेक्स हो जाती है। इंटरिम लीडरशिप के स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग कोई फॉरेन पावर वेनेजुएला को गवर्न नहीं करती और कंट्री सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू ही चलती है। ये स्टैंस एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट एक सिंबॉलिक रेजिस्टेंस के रूप में देखा जाता है, जैसे यह बताने के लिए कि स्टेटमेंट्स और सैंक्शंस से ऑटोमेटिक कंट्रोल एस्टैब्लिश नहीं होता। साथ ही ट्रंप के स्टेटमेंट्स के बारे में यह भी कहा जाता है कि उनमें एक क्लियर वार्निंग एम्बेडेड थी। मैसेज का टोन ये था कि लीडरशिप तब तक रिलेटिवली प्रोटेक्टेड रहेगी जब तक अलाइनमेंट बनी रहे। अगर रेजिस्टेंस हुई तो कॉन्सिक्वेंसेस सीवियर हो सकते हैं। ये इंटरप्रिटेशन ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल एनालिस्ट्स इस तरह से देखते हैं। इसके बाद एक और क्लेम सर्कुलेट करता है। रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि यूएस नेवी वेनेजुएला के सराउंडिंग वाटर्स में पोजीशन ले रही है ताकि ऑयल एक्सपोर्ट्स स्पेशली अनऑथराइज्ड या इलीगल रूट्स के थ्रू रिस्ट्रिक्ट किए जा सकें। अगर ये एक्यूरेट हैं तो ये सिर्फ इकोनॉमिक प्रेशर नहीं बल्कि फिजिकल एनफोर्समेंट का भी सिग्नल होता है। वेनेजुएला के अंदर सिग्नल्स मिक्स्ड नजर आते हैं। एक तरफ स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट रेजिस्टेंस दिखाई देती है,
दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स के साथ लिमिटेड कोऑपरेशन के सिग्नल्स भी मिलते हैं इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स और डेवलपमेंट नैरेटिव्स के अंडर। साथ ही कुछ फैक्शंस अभी भी निकोलास मडूरो को लीगल प्रेसिडेंट के रूप में कंसिडर करते हैं। इंटरिम लीडरशिप के बारे में कहा जाता है कि उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि पॉलिटिकल इकोसिस्टम को कंट्रोल में रखा जाए ताकि फ्यूचर में पावर डायनामिक्स कंप्लीटली इरिवर्सिबल ना हो जाएं। इसके पीछे रीजनिंग इमोशनल कम और स्ट्रेटेजिक ज्यादा बताई जाती है। अगर इंटरिम लीडरशिप ओपनली यूनाइटेड स्टेट्स को डिफाई करती है तो उसके इमीडिएट रिमूवल का रिस्क होता है। अगर ऑपोजिशन परमानेंटली पावर में आ जाती है तो मडूरो का पॉलिटिकल रिटर्न प्रैक्टिकली मीनिंगलेस हो सकता है। इसलिए लीडरशिप एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करती है, मिलिट्री बैकिंग रिटेन करना, लिमिटेड पब्लिक सपोर्ट बचाए रखना और टोटल कोलैप्स से बचना। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं वेनेजुएला से। नैरेटिव फिर एक वाइडर पैटर्न की तरफ शिफ्ट होता है। ट्रंप के स्टेटमेंट्स और पॉलिसीज को कोलंबिया, मैक्सिको, क्यूबा और फिर ग्रीनलैंड तक कनेक्ट किया जाता है। इन्हें रैंडम या आइसोलेटेड मूव्स के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि एक ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक पोस्चर का हिस्सा माना जाता है। पब्लिकली जो रीजंस दिए जाते हैं वो फेमिलियर हैं, ड्रग्स, इमिग्रेशन, ऑयल, आइडियोलॉजी। ट्रंप की पॉलिटिकल आइडेंटिटी काफी टाइम से इमिग्रेशन और बॉर्डर सिक्योरिटी से जुड़ी रही है, स्पेशली मेक्सिको के कॉन्टेक्स्ट में। वॉल्स, डिपोर्टेशंस और माइग्रेशन उनकी मैसेजिंग के कोर एलिमेंट्स रहे हैं। लेकिन इन सब के नीचे एक और पुराना आइडिया भी काम करता दिखता है। 1830 में यूएस प्रेसिडेंट जेम्स मनरो ने यूरोपियन पावर्स को एक मैसेज दिया था जिसका कोर आइडिया ये था कि अमेरिकाज यूनाइटेड स्टेट्स के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आते हैं और एक्सटर्नल इंटरफेरेंस टॉलरेट नहीं की जाएगी। ये एक फॉर्मल लॉ नहीं था, लेकिन इसने एक स्ट्रैटेजिक माइंडसेट जरूर क्रिएट किया। एनालिस्ट्स के मुताबिक यह माइंडसेट पूरी तरह कभी डिसअपीयर नहीं हुआ। यहीं से बात आती है कोलंबिया पर। कोलंबिया को साउथ अमेरिका में अमेरिका के क्लोजेस्ट सिक्योरिटी पार्टनर्स में से एक माना जाता है। ये एक मेजर ट्रेड पार्टनर हैं, ऑयल एक्सपोर्टर हैं और हिस्टोरिकली ड्रग ट्रेड से भी लिंक्ड रहे हैं। जो पॉलिटिकल शिफ्ट हाईलाइट होता है वो गुस्तावो पेट्रो का इलेक्शन है, कोलंबिया के फर्स्ट लेफ्ट विंग प्रेसिडेंट। ऑफिस में आने के बाद रिपोर्ट्स के मुताबिक पेट्रो ने यूएस ड्रग वॉर स्ट्रैटेजी को क्रिटिसाइज किया, ब्रिक्स के साथ इंटरेस्ट दिखाया, इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक टाइज कट किए और वेनेजुएला ऑपरेशन के बाद यूएस एक्शंस पर पब्लिक कंसर्न रेज किया। फिर मेक्सिको को ग्लोबल ड्रग रूट्स और यूएस माइग्रेशन प्रेशर का सेंट्रल पॉइंट माना जाता है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान डीपर इंटरवेंशन की बातें हुई, लेकिन मेक्सिको ने एक क्लियर लाइन ड्रॉ की। यूएस मिलिट्री फोर्सेस को मैक्सिकन सॉइल पर ऑपरेट करने की परमिशन देने से इनकार किया गया। मेक्सिको उन कंट्रीज में भी शामिल बताया जाता है जो वेनेजुएला के डिप्लोमेटिक स्टैंस को सपोर्ट कर रही हैं। फिर क्यूबा को वेनेजुएला का क्लोजेस्ट एलाई माना जाता है। ये वेनेजुएला के ऑयल पर हेवीली डिपेंड करता है और रशिया और चाइना के साथ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक टाइज रखता है। इसी वजह से क्यूबा अक्सर यूएस प्रेशर जोन में रहता है। इसके अलावा ब्राजील, चिले, स्पेन और यूरुग्वाई जैसे कंट्रीज भी क्लोजली सिचुएशन मॉनिटर कर रहे हैं। जॉइंट स्टेटमेंट्स और रीजनल डिस्कशंस बैकग्राउंड में चलती रहती हैं जो दिखाती हैं कि कंसर्न सिर्फ एक कंट्री या एक रीजन तक लिमिटेड नहीं है। और फिर आता है ग्रीनलैंड। ट्रंप के स्टेटमेंट्स के मुताबिक उन्होंने ग्रीनलैंड को स्ट्रेटेजिकली एक्वायर करने की बात पब्लिकली रखी थी। कुछ इंटरप्रिटेशंस में मिलिट्री प्रेशर का रेफरेंस भी दिया गया, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में यह बात ज्यादातर नेगोशिएशन टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजिक सिग्नलिंग के रूप में देखी जाती है। ग्रीनलैंड टेक्निकली डेनमार्क के किंगडम का हिस्सा है, लेकिन हाईली सेल्फ गवर्निंग भी है। उसका अपना पार्लियामेंट है, अपना प्राइम मिनिस्टर है और एजुकेशन, हेल्थ केयर, पॉलिसिंग और एनवायरमेंटल पॉलिसी पर कंट्रोल भी। डेनमार्क ने ग्रीनलैंड को रेफरेंडम के थ्रू फुल इंडिपेंडेंस चूज करने का लीगल राइट भी दिया हुआ है। डेनमार्क का रिस्पांस काफी क्लियर बताया जाता है, ग्रीनलैंड सेल के लिए नहीं है। यहीं से एक सीरियस जियोपॉलिटिकल रिस्क इमर्ज होता है। डेनमार्क एक नेटो मेंबर है। अगर यूनाइटेड स्टेट्स एक्सेसिव प्रेशर अप्लाई करता है तो ट्रांस अटलांटिक रिलेशन स्ट्रेन हो सकते हैं। यूरोप ऑलरेडी धीरे धीरे अमेरिकन डोमिनेंस से डिस्टेंस क्रिएट करता दिख रहा है और ग्रीनलैंड जैसे इश्यू इस शिफ्ट को एक्सेलरेट कर सकते हैं। तो नेचुरली एक सवाल उठता है, क्या ट्रंप ये रिस्क लेगा? मोस्ट लीडर्स शायद नहीं लेते। ट्रंप के केस में अनप्रेडिक्टेबिलिटी हमेशा इक्वेशन का हिस्सा रही है। अब सवाल ये है कि ग्रीनलैंड इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है? पहला रीजन है मिनरल्स। रिपोर्ट्स और सर्वेस के मुताबिक ग्रीनलैंड के पास दुनिया के क्रिटिकल मिनरल्स का सिग्निफिकेंट हिस्सा मौजूद है। माइनिंग और ऑयल एक्सट्रैक्शन पर वहां काफी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं। लोकल पॉपुलेशन चाहे छोटी हो, लार्ज स्केल एक्सट्रैक्शन के खिलाफ स्ट्रांगली अपोज करती है। उनके लिए यह लैंड सिर्फ रिसोर्स नहीं बल्कि उनका होम और इकोसिस्टम है। दूसरा रीजन है लोकेशन। ग्रीनलैंड को रशिया मॉनिटरिंग, मिसाइल डिफेंस, सर्वेलेंस और आर्कटिक डोमिनेंस के लिए स्ट्रेटेजिकली वाइटल माना जाता है। इस रीजन पर इन्फ्लुएंस को यूरोप पर इन्फ्लुएंस का गेटवे भी बताया जाता है। लेकिन इसके साथ एक वार्निंग भी जुड़ी है। अगर यूनाइटेड स्टेट्स फोर्स या एक्सेसिव प्रेशर के थ्रू कंट्रोल एस्टैब्लिश करता है तो यूरोप रशिया के और करीब जा सकता है। इससे अमेरिकन इन्फ्लुएंस वीकन हो सकता है और लॉन्ग टर्म ग्लोबल डोमिनेंस को चैलेंज मिल सकता है। और अब आखिरी लेयर, वो थ्योरी जो बार बार सर्कुलेट होती रहती है। कुछ एनालिस्ट्स का कहना है कि यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और चाइना अपने अपने रीजनल ऑब्जेक्टिव्स
ऊपर सू कर सकते हैं। अमेरिका वेनेजुएला में, रशिया यूक्रेन में और चाइना ताइवान के अराउंड प्रेशर बिल्ड करे, जैसे एक अनस्पोकन अंडरस्टैंडिंग हो। इस थियरी के मुताबिक अमेरिका ने अपनी मूव्स स्टार्ट कर दी हैं। रशिया के पास यूक्रेन के अराउंड मोमेंटम ऑलरेडी है, और अगर अमेरिका मल्टीपल फ्रंट्स पर एंगेज हो जाता है तो चाइना ताइवान पर प्रेशर बढ़ा सकता है। यहीं पर इंडिया डिस्कशन में एंटर करता है। अगर तीन मेजर पावर्स डीपली एंगेज्ड हो जाते हैं तो इंडिया नेचुरली अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट्स रीअसेस करेगा। इसमें पाकिस्तान ऑक्युपाइड रीजन्स और रीजनल सिक्योरिटी डायनामिक्स भी शामिल हो सकते हैं। इंडिया की कॉशियस डिप्लोमेटिक लैंग्वेज को अक्सर इसी कैलकुलेटेड अप्रोच का हिस्सा माना जाता है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट रियलिटी चेक भी है। ताइवान दुनिया के सेमीकंडक्टर सप्लाई का एक क्रिटिकल हब है। अगर ताइवान पर कोई मेजर डिसरप्शन होता है तो यूनाइटेड स्टेट्स और उसके अलाइज को चाइना पर डिपेंडेंसी बढ़ाने का रिस्क होता है। चाइना भी ये जानता है कि ताइवान पर कोई भी एग्रेसिव मूव जापान, साउथ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट्स को इन्वॉल्व कर सकता है, क्योंकि सब ताइवान की चिप सप्लाई पर हेविली रिलाई करते हैं। इसीलिए काफी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये ग्रैंड थ्योरी शायद थ्योरी ही रहे। डिबेट होती रहेगी, ओपिनियंस डिवाइडेड रहेंगे, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि ये सब ड्रामेटिक तरीके से प्ले आउट होगा। और अब वापस आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। फिर से सोचिए, दुनिया पावर को कैसे रिएक्ट करती है। सोचिए, अगर इंडिया बिना रिस्ट्रेंट के एक्ट करे, अगर इंडिया लार्ज स्केल मिलिट्री एक्शन ले, बॉर्डर के पार मैसिव फोर्स डिप्लॉय करे और लीडरशिप टारगेट्स को डायरेक्टली कैप्चर करे, रिएक्शन तुरंत और ओवरवेलमिंग होगा। कॉन्डेमनेशन, आइसोलेशन, सैंक्शंस। और फिर भी जब ऐसे ही लेवल्स के फोर्स के एलिगेशंस कहीं और होते हैं तो ग्लोबल रिस्पांस अक्सर कॉशियस और मेजर्ड सुनाई देता है। ये कॉन्ट्रास्ट हमें एक अनकंफर्टेबल रियलिटी दिखाता है। एक ऐसी दुनिया जहां पावर, रिसोर्सेज और जियोग्राफी प्रिंसिपल्स से ज्यादा रिएक्शंस शेप करते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां सिमिलर एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेज बिल्कुल अलग हो सकते हैं। और एक ऐसी दुनिया जहां आने वाले मूव्स, चाहे लैटिन अमेरिका में हो, यूरोप में हो या एशिया में, ग्लोबल ऑर्डर को आने वाले सालों के लिए रिडिफाइन कर सकते हैं।